हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। हम पढ़ रहे हैं हेड एंड नेक की एनाटमी और आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं दैट इज एनाटमी ऑफ एयर विच इज चैप्टर नंबर 18 फ्रॉम BD चौरासिया वॉल्यूम 3। अच्छा, एयर को हम यूजुअली तीन हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं। वन इज नोन एज द एक्सटर्नल एयर। एक्सटर्नल एयर के अलग अपने फीचर्स हैं। फिर वी विल टॉक अबाउट मिडल एयर, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें इन्फेक्शंस वगैरह काफ़ी कॉमन है। एंड देन देयर इज द लास्ट बिट विच इज द इंटरनल एयर जिसमें सारी ऑडिटरी प्रोसेसिंग होती है। सो हम तीन वीडियोस में इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे। आज वी आर गोइंग टू डिस्कस एनाटमी ऑफ एक्सटर्नल एयर। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट एक्सटर्नल एयर प्रॉपर्ली देयर आर सम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स जैसे कि BD चौरासिया में हर चैप्टर में होता है। सो आइए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पढ़ते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन comprises all three embryonic layers। अच्छा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये यूजुअली रैंडमली कोई चीज़ बता देते हैं, ये पूरी किताब में इसी तरह से पैटर्न है। सो हेयर दे आर टॉकिंग अबाउट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। वी विल डिस्कस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन टुडेज वीडियो बिकॉज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन विच एक्चुअली सेपरेट्स द एक्सटर्नल एयर फ्रॉम द मिडल एयर। सो मैं अभी से अगर आपको कोई डायग्राम दिखाऊं, सो फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। राइट बिहाइंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज द मिडल एयर, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से पहले जितना भी पोर्शन है एयर का, ऑल दिस इज नोन एज एक्सटर्नल एयर। ठीक है, सो एक्सटर्नल एयर और मिडल एयर के बीच में जो सेपरेटिंग मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की ब्यूटी ये है कि इट इज मेड अप ऑफ ऑल एम्ब्रियोनिक लेयर्स। सो इसकी जो आउटर लेयर है इट इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म। द इनर लेयर विच इज टुवर्ड्स द मिडल एयर इज मेड अप ऑफ एंडोडर्म, while the middle one is made up of mesoderm। so ectodermal origin भी है, mesodermal origin भी है और एंडोडर्मल। इसकी फर्दर डिटेल्स बताऊंगा अभी इस वीडियो में आगे जब हम बाकायदा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, देन द ऑसिकल्स ऑफ द एयर आर द ओनली बोन्स फुल्ली फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। सो देर आर सम वेरी स्मॉल बोन्स इन द एयर, और अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में अगली वीडियोज़ में भी, और आज की वीडियो में भी कुछ का तस्करा ज़रूर करेंगे। दे आर फुल्ली फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। ओके, दैट्स अ स्पेशलिटी टुवर्ड्स द एयर ऑसिकल्स या एयर बोन्स। Now some interesting points. One, hairs with ears। ये तो कोई शेर व शायरी टाइप की चीज़ हो गई, काफ़ी पोइटिकल चीज़ हो गई। हम सुनते हैं अपने कानों से, ऑब्वियसली हमको पता है। सो द सेंटर फॉर हेयरिंग इज़ इन द टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन राइट अबव द एयर। सो आपको पता है कि जो हमारा ब्रेन है उसके डिफरेंट रीजन्स हैं। देयर इज़ अ विजुअल कॉर्टेक्स विच प्राइमरीली डील्स विद साइट, देखने की चीज़ों से। देयर इज़ एन ऑडिटरी हेयरिंग कॉर्टेक्स विच इज़ प्रेजेंट इन द टेम्पोरल lobe। So different parts of the brain have different functions to perform, और जो hearing का काम है it is associated with the temporal lobe of the brain। Now this is an important thing guys, listen here। ये वजह है कि आप लोग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स को इतना पसंद क्यों करते हैं, बिकॉज रीडिंग अलाउड इज क्विकर वे ऑफ मेमोराइजिंग थिंग्स। आपने कभी नोटिस किया है कि आप अगर खुद भी कोई चीज़ ज़ोर से पढ़ रहे हैं, ऐसे कि वो आप सुन भी रहे हैं, अपना ही पढ़ा हुआ खुद सुन रहे हैं, सो यू मेमोराइज दोज थिंग्स मच बेटर एंड मच फास्टर। और डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स में भी दिस इज़ वाई वी रीड लाइन बाय लाइन, और साथ साथ हम चीज़ों को समझते जाते हैं ताकि अच्छी तरह से बुक मेमोराइज हो जाए। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए कि एक दफ़ा आप मेरा लेक्चर सुन लीजिए, उसके बाद सेम चीज़ जाके आप बुक से पढ़ लीजिए। सो यू विल मेमोराइज थिंग्स इन अ बेटर वे, क्योंकि वो आपने अलाउड इस चीज़ को सुना हुआ है मुझसे। ओके, सो आई एम रीडिंग द बुक्स फॉर यू एंड ट्राइंग टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू, एंड दैट्स अ नेचुरल फिनोमिना। दिस इज हाउ यू रिमेंबर थिंग्स बेटर। Okay, now the labyrinth is also supplied by the end artery like the retina. So this is something that we will discuss when we talk about internal air. Now noise pollution within four walls of the home, from the music albums for example, or the advertisements which are running on the television on the background, तो ये सारी जो घर में भी noise pollution है, it leads to damage to the cochlear nerve and the temporal lobes of the brain। It also has been associated with irritation, mood swings, hypertension and even obesity। So a proper sound environment at your home is very very important to maintain good health, and this is what has been emphasized here, and this is actually true। देखें, सारा दिन हम बाहर होते हैं, कितनी तरह की आवाज़ें सुनते हैं, कितना शोर शराबा सब चीज़ें, लेकिन जब घर आएँ तो एक्चुअली घर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा साउंड प्रूफ टाइप का बनाएं यार, थोड़ा सुकून रखें घर के अंदर ताकि आपके कॉक्लियर नर्व को थोड़ा आराम मिल सके। ओके, अदरवाइज घर में भी वही शोर शराबा चल रहा है, टीवी पे चल रहे हैं गाने, इधर उधर न्यूज़ चल रही हैं, आप शोर शराबा ही सारा दिन सुनते रहेंगे तो आपकी कॉक्लियर नर्व डैमेज होती है। ओके, एंड इट बैडली अफेक्ट्स योर हेल्थ। नाउ
एयर इज एन ऑर्गन ऑफ हेयरिंग, ये बात आपको पता है कि कान से हम सुनते हैं, बट इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। बिलीव मी, जब हम इंटरनल एयर पढ़ेंगे तब ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी कि जो इंटरनल एयर है, हाउ इंपॉर्टेंट इज द इंटरनल एयर फॉर मेंटेनिंग द होल बैलेंस ऑफ योर बॉडी। अदरवाइज जब हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं या जब बॉडी किसी ऐसे सिचुएशन में होती है जब बहुत ज़्यादा रोटेट करती है, तो क्यों वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्यों वर्टाइगो स्टार्ट हो जाता है, क्यों नोजिया स्टार्ट हो जाता है? बिकॉज योर एयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, एंड we'll discuss about it when we talk about this topic in later videos. It consists of three parts. Now the air consists of three parts: external air, the middle air and the internal air. और इन तीनों में मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। आज की वीडियो में we are focusing on the external air, okay? And tympanic membrane actually separates the external air from the middle air. Mastoid antrum lies in the petrous part of the temporal bone and mastoid air cells. ये temporal bone की anatomy से related stuff है, लेकिन BD चौरासिया ने before they start the external air actually temporal bone के कुछ important features दोबारा से याद दिलाए हैं। ये तमाम features chapter number 1 में भी हैं। temporal bone पे एक अलग से पूरा topic है। So if you look here, there is a separate heading on in a different chapter. chapter number 1 start इसी से हो रही है। head and neck की जो anatomy है जिसमें बोन्स एक्सप्लेन की हैं, टेम्पोरल बोन पे पूरी हेडिंग है। और यहाँ इन्होंने एयर स्टार्ट करने से पहले टेम्पोरल बोन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स रिवाइज किए हैं, और एंड दिस इज राइटली सो, इसकी सेंस बनती है। मैं उसकी वजह आपको बताऊं क्यों। बिकॉज आपका जो एयर है वो सारे का सारा फिक्स हुआ है टेम्पोरल बोन में, एंड देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, यू सी दिस पार्ट ऑफ द एयर जो आपको बाहर से दिखता है, विच इज ऑल्सो नोन एज द पिना, दिस इज पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एयर। और फिर ये ट्यूब आपको दिख रही है, ये भी एक्सटर्नल एयर है। फिर यहाँ मिडल में जो चीज़ है, दिस इज द मिडल एयर, and then the last bit is the internal air. तो अगर आप देखें तो और ये सारी बोन है, ऑल दिस इज बोन। ये जो स्पंजी स्ट्रक्चर यहाँ आपको दिख रहा है, ऑल दिस इज बोनी स्ट्रक्चर। ये कौन सी बोन है? दिस इज टेम्पोरल बोन। सो इफ यू फ्लिप दिस अराउंड एंड ट्राई टू लुक like this, so all the air is basically sitting inside the temporal bone. ये पूरी temporal bone है यार, और temporal bone के अंदर पूरा air fit हुआ हुआ है। देखें इसको किसी भी एंगल से उठा करके देख लें, this is how it is. So the air is, चाहे वो external air हो, external air का ये वाला पार्ट बोन के अंदर है, मिडल एयर पूरे का पूरा बोन के अंदर है, इंटरनल एयर पूरे का पूरा बोन के अंदर है। सो द टेम्पोरल बोन इज क्लोजली एंड इंटीमेटली रिलेटेड टू द एनाटॉमी ऑफ एयर, एंड दिस इज देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये सजेस्ट भी करता हूँ कि आप एयर स्टार्ट करने से पहले टेम्पोरल बोन की जरा एनाटॉमी पढ़ लें। टेम्पोरल बोन के 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड द स्क्वैमस पार्ट, विच इज दिस बिग वन। देन देयर इज अ पीटरोमेस्टोइड पोर्शन, विच इज पीटरस पोर्शन एंड द मेस्टोइड प्रोसेस। देन there is a tympanic part, which is this tympanic part, and then there is a styloid process, the long styloid process. तो ये 4 टेम्पोरल बोन के पार्ट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ इन्होंने हाईलाइट किए हैं, वो देख लेते हैं, फिर एक्सटर्नल एयर स्टार्ट करते हैं। सो external auditory meatus is the first feature of temporal bone, and external auditory meatus is for एयर वेव्स। आपको एक्चुअली ये पता होना चाहिए कि जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मियारस है, नाउ दिस होल इज द एक्सटर्नल ऑडिटरी मियारस। ये जो पूरी ट्यूब है, ऑडिटरी कैनाल इसको कह लें या एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब कह लें, इसका जो इनिशियल पार्ट है वो तो कार्टिलेजिनस होता है, लेकिन इसका जो लेटर पार्ट है वो पूरे का पूरा बोन के अंदर है। सो देयर इज एन ओपनिंग हेयर विच लीड्स टू दिस कैनाल, और इस कैनाल का लेटरल पार्ट जो है इट इज विद इन द बोन, ओके। Then there is internal auditory meatus, which is the passage for cranial nerve 7 and cranial nerve 8 and the labyrinthine vessels. So एक तरफ external auditory meatus है जो connect करता है air को from with the external world, और दूसरी तरफ there is an internal auditory meatus, okay? So external auditory meatus, then internal auditory meatus, then there is a suprameatal triangle. It is a landmark for mastoid antrum bounded by the, now let us have a look where is the suprameatal triangle. So here you see this is the external acoustic meatus. Bone में ये opening है जो कि external auditory canal के साथ connect होती है। इसके बिल्कुल ऊपर अगर आप देखें, so this triangular area is known as suprameatal triangle, also called McEwen triangle, okay? तो ये जितने भी यहाँ पे parts इन्होंने explain किए हैं features of the temporal bone, वो actually chapter number 1 में टेम्पोरल बोन का जो टॉपिक है उसमें इस डायग्राम में आपको नजर आ जाएंगे, ओके। नाउ
दिस इज़ वाई यू नीड एन एक्सपर्ट टीचर, बिकॉज स्टूडेंट्स ये चैप्टर खोलते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं, समझ में आता नहीं है कि यार क्या बात हो रही है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियारस किधर है, लेब्रिंथाइन वेसल्स किधर हैं, इंटरनल ऑडिटरी मियारस किधर है, क्योंकि यहाँ कोई डायग्राम दी हुई नहीं है। एक्सपर्ट आपको ये बताएंगे कि भाई ये वाला जो पूरा टॉपिक है ये एक्चुअली चैप्टर 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, और उसके साथ में आपको 3D स्ट्रक्चर्स भी दिखा रहा हूँ। सो हेयर वी हैव द एक्सटर्नल ऑडिटरी, जो बोन में ओपनिंग है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियारस, एंड देन इंटरनल ऑडिटरी मियारस, एंड देन सुप्रामिएटल ट्राइंगल जो हमने यहाँ देख लिया, एंड देन वी हैव द tympanic canalicula's. Now canalicula's are basically parts of the temporal bone, so let me find where we can see best these canaliculi. This diagram, for example, this is the temporal bone twisted and you are looking at the medial inner part, and here you see just below the lower end of the carotid canal there is an opening called the tympanic canalicula's. Okay, there is another canalicula's which is called the mastoid canalicula's, and the mastoid canalicula's is associated with the jugular fossa. So these are openings जिसमें से कुछ ना कुछ गुजरेगा. Okay, the petrotympanic fissure gives passage to the anterior tympanic artery, anterior ligament of Malleus, and chorda tympani nerve, and then there is stylomastoid foramen, and then there are hiatus for petrosal nerves. ये सब यहाँ पर let me show you all these here. So this is the inner part of the temporal bone. So if this is the temporal bone, you turn it all around and you see it from the internal side. So this is what is represented here, and here you see there is a groove for meningeal vessels. There are fissures and grooves for passage of lesser petrosal nerve. There are fissures and grooves for greater petrosal nerve. So all these are visible here. This is the internal acoustic meatus. There is aqueduct of the vestibule, and there are these are the sigmoid sinuses and superior. So all this in detail you will study when you study the temporal bone. Okay, but here they are just trying to recapitulate the major thing कि greater petrosal nerve भी यहाँ पे connection में है, lesser petrosal nerve भी connection में है, and then there are some other features that they have mentioned. They are not directly parts of the temporal bone, but they are present within the temporal bone and associated with hearing. For example, organs of Corti, crista, and macula. All this we will discuss when we talk about internal air. Okay, so some important bits about the temporal bone, and now let us begin the main topic of today's video, which is the external air. Now external air is composed of auricle. Auricle is also known as pinna, and the external acoustic meatus. So मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि so for example if you look at this diagram here, so they have very nicely shown this bit जो आपको हर एक के चेहरे पर ज़बरदस्त किस्म के दो राइट और लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहे होते हैं. These are the external ear. यहाँ पे आप बाली पहनते हैं. काफ़ी सारे लोग तो अब इस एरिया में भी बाली पहनते हैं. वैसे एक्चुअली इस एरिया में नहीं पहननी चाहिए. उसका रीज़न ये है कि देखो ये वाला जो एरिया है ना, दिस इज़ कॉल्ड द एयर लॉब्यूल. This bit is called the lobule. Now the lobule is made up of only fibro-fatty tissue. तो इसमें fibrous tissue थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा fatty tissue होगा, and that's it. यहाँ पे कोई cartilage नहीं है. लेकिन ये वाला जो bit है ना पिन्ना का, this is all called पिन्ना. इस पिन्ना का ये वाला bit, इसमें elastic cartilage है. और cartilage है, मैं क्यों बता रहा हूँ ये point emphasize इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ अगर आप rings लगाएंगे और आप यहाँ पे piercings use करेंगे, अगर उन पियर्सिंग्स की वजह से कार्टिलेज में इन्फेक्शन हो गया और इस कार्टिलेज की शेप बिगड़ गई, एंड दिस हैज़ बिन रिपोर्टेड कि अगर आप यहाँ पियर्सिंग्स यूज़ करेंगे और बालियाँ वालियाँ यहाँ पहनेंगे तो एक्चुअली आप कार्टिलेज को पियर्स कर रहे हो, और कार्टिलेज डैमेज हो गया तो इट विल नेवर गेट बैक टू द ओरिजिनल शेप. ये जो खूबसूरत सी ब्यूटीफुल शेप नेचर ने आपको दी है, यू विल नेवर गेट दैट शेप बैक. Okay, so therefore inflammation of this elastic cartilage can be something very very serious. Therefore I recommend कि सिर्फ इस एरिया में आप रिंग्स पहने या नहीं पहने. Okay, so बहरहाल हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल एयर की. एक्सटर्नल एयर इज composed of this bit which is known as pinna. अच्छा, पिन्ना, और इसके बाद ये जो पूरा बिट आपको नज़र आ रहा है, दैट ऑल इज़ कम्प्लीटली नोन एज द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और जो ओपनिंग है उसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मियारस. सो बेसिकली ये जो ब्राउन बिट यहाँ तक है, ये जो छोटी सी येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसकी पीछे दुम निकल रही है, दिस येलो स्ट्रक्चर इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. सो बाहर से लेके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक का जितना भी हिस्सा है, ऑल दिस इज नोन एज एक्सटर्नल एयर. ठीक है, तो एक्सटर्नल एयर में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इट्स अ वेरी इजी स्टफ. असल गेम देखो शुरू हो रही है मिडल एयर से. मिडल एयर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं और फिर इनर एयर में तो बहुत ही सारे स्ट्रक्चर्स हैं. सो दिस इज मिडल एयर, दिस इज इनर एयर. ये सारे का सारा
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से पहले पहले का हिस्सा इज ऑल द एक्सटर्नल एयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद का हिस्सा इज द मिडल एयर. ओके, सो अगर डायग्राम पे हम यहाँ देखें, सो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस डायग्राम. यहाँ मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेट वेयर इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. दिस इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इधर का सारा हिस्सा, दिस इज ऑल द एक्सटर्नल एयर. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से यहाँ तक का सारा, दिस इज मिडल एयर एंड ऑल दिस इज द इंटरनल एयर. ओके, सो अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. पहले हम ऑरिकल को डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मियारस को डिस्कस करते हैं. ना ऑरिकल या ऑरिकल का दूसरा नाम क्या है? पिन्ना. ऑरिकल इज द पार्ट सीन ऑन द सरफेस. जो आपको कान, मतलब अगर ये किसी का फेस है और ये जो आपको चीज़ दिख रही होती है बड़ी बड़ी सी, दिस इज़ द ऑरिकल. ओके, यही वो जगह है जहाँ बाली पहनी जाती है, यही वो जगह है अगर आप शरारत करें तो आपके टीचर्स कान पकड़ के मोड़ते भी हैं. दिस इज ऑरिकल. ओके, नाउ द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट इज मेड अप ऑफ सिंगल crumpled plate of elastic cartilage. So it is made up of elastic cartilage which is lined on both the sides by the skin. It supports the spectacles. वाह यार क्या बात की है, मैं भी चश्मे लगाता हूँ. जो लोग ग्लासेस लगाते हैं उनको पता है कि ये कान कितने ज़रूरी हैं. सोचो यार, अगर कान नहीं होते एक्चुअली तो हम ग्लासेस कहाँ लगाते, ग्लासेस कहाँ फिट होते हैं. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू होल्ड द स्पेक्टिकल्स. नाउ हाउएवर द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ऑरिकल इज सॉफ्ट एंड इट कंसिस्ट ओनली ऑफ द फाइब्रो फैटी टिश्यू. यानी ये वाला जो पार्ट है, दिस पेट, जहाँ बाली पहनना मैं रेकमेंड करता हूँ. एक्चुअली बड़ा खूबसूरत भी लगती है यार, इट लुक्स ब्यूटीफुल, है ना. सो दैट पार्ट इज नोन एज lobule. इस पोर्शन को lobule कहते हैं. ओके, द रेस्ट ऑफ द ऑरिकल इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ पार्ट्स सच एज द हेलिक्स, एंटीहेलिक्स, कॉन्का, ट्रैगस. दिस इज एक्चुअली नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर यू क्लिनिकली, लेकिन एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो कॉन्का है इट एक्चुअली लीड्स टू द एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियारस. अब ये कॉन्का क्या बला है? देखो, अगर आप इस पूरे एक्सटर्नल एयर के इस वाले पार्ट को देखें जिसको हम पिन्ना कहते हैं, तो इसमें देखें काफ़ी सारे कर्व्स हैं. यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे कर्व है. सो इनके अपने अपने अलग अलग नाम हैं. बट ये जो सबसे बड़ी कॉन्कैविटी आपको दिख रही है, ये कॉन्कैविटी, जो कॉन्कैविटी फिर एंटर हो रही है इस ओपनिंग में विच इज़ द एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियारस. सो इस कॉन्कैविटी को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्की. अब ये कॉन्की नोज में भी थे, आपको याद है नोज की लेटरल वॉल में मैंने ये पढ़ाए थे आपको कॉन्की, वो डिफरेंट है. दोज आर द बोनी प्रोजेक्शन, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर कॉन्की ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द नोज. बट दिस कॉन्का basically means the concavity, the depression in the air which leads to the external acoustic meatus. Okay, तो ये कॉन्का का वर्ड आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली क्या है. Now, another important thing here to discuss is कि in relation to the auricle there are a number of muscles also attached to the auricle, but in humans they are all vestigial. यानी ये हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन lower animals में they have been very important, intrinsic, extrinsic muscles, but we are not discussing lower animals. Humans में they are vestigial. Okay, so this is your beautiful pinna. अब थोड़ा सा बात करते हैं इस पिन्ना की नर्व सप्लाई की एंड देन इस पिन्ना की ब्लड सप्लाई की. The upper 2/3 of the lateral surface of the auricle is supplied by auriculotemporal nerve. Now, if you look at this diagram here, it very nicely explains कि air की इस पार्ट की जो एक्सपोज्ड पार्ट है, पिन्ना जिसको कहते हैं, उसकी नर्व सप्लाई एक्चुअली है क्या. सो auriculotemporal nerve it supplies the upper lateral part, this bit. Okay, और उसके बाद there is greater auricular, it supplies the lower remaining part. So that's as simple as this. पहली नर्व है auriculotemporal और दूसरी नर्व है great auricular nerve. Okay, so auriculotemporal is the first one supplying the upper part, और फिर उसके बाद जो lower 1/3 है that is supplied by the great auricular nerve, and that's all simple. और जो muscles हैं they are supplied by the facial nerve, but muscles are vestigial, so that's not very important. Blood supply of the auricle is derived from the posterior auricular and superficial temporal arteries. The lymphatics drain into pre-auricular group of lymph nodes and post-auricular group of lymph nodes. So there are pre-auricular group of lymph nodes जो बिल्कुल इस तरफ होते हैं कान के साथ, and then there are post-auricular as well जो यहाँ आपको दिख रहे हैं. So that's something easy to understand. Pre-auricular एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियारस के ऊपर दिख रहे हैं, ये पोस्टीरियर मीडियल साइड पे दिख रहे हैं, नीचे की तरफ दिख रहे हैं. ओके, नाउ द ब्लड सप्लाई is via, I actually told you already, posterior auricular and superficial temporal. Okay, superficial temporal is going and supply this area, and then the posterior auricular is supplying majority of the backside. So that's all about the external. अच्छा, इसका काम क्या है? What is the job of pinna? Pinna basically receives the sound waves. That is the job of the pinna. So if you look at pinna here, it is shaped like a big receiving organ. So that is a big receiving. सारी दुनिया की जो एयर वेव्स हैं वो यहाँ स्ट्राइक करके, पर्टिकुलरली कॉन्का में स्ट्राइक करके, और फिर एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियारस में चली जाती हैं. ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इज द एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियारस.
Now the external auditory meatus, it basically conducts the sound waves from the concha to the tympanic membrane. ठीक है, ये बार बार मैं आपको मॉडल दिखा रहा हूँ. एक्सटर्नल ईयर का बेसिकली काम यही है टू रिसीव एंड कलेक्ट दी साउंड वेव्स. तो ये पिना पूरा साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है. कॉन्का एक डिप्रेशन है, यहाँ पे साउंड वेव्स गिरती हैं एंड दे आर देन ट्रांसमिटेड वाया दिस ओपनिंग इनटू दिस कैनाल. और ये कैनाल से ट्रेवल करते हुए राइट इन द मिडल, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. तो साउंड मेम्ब्रेन आके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती हैं. सो द जॉब ऑफ द एक्सटर्नल अकॉस्टिक meatus is to actually transmit the sound waves from the concha, which is the depression here, to the tympanic membrane. ठीक है, that's what the job of external auditory canal is, yeah, external auditory meatus. Now the canal is actually S-shaped. Its outer part is directed medially forwards and upwards. The middle part is directed medially. This is too much of the details जो आपको याद रखने की actually जरूरत नहीं है, but here is an important thing for you to remember कि जब एग्जामिनेशन कर रहे हो, पहली बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो कैनाल है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट कैनाल. दिस इज नॉट अ कैनाल लाइक दिस कि ये पिना होगा एक्सटर्नल एयर और फिर ये कैनाल इस तरह से होगी, ऐसा नहीं है. इट्स अ कर्व्ड कैनाल, तो ये कर्व करती है. तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को एग्जामिनेशन करना है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, तो उस एग्जामिनेशन के लिए पिना को पुल करना पड़ेगा अपवर्ड, बैकवर्ड एंड स्लाइटली लेटरली. इस डायरेक्शन में अगर पुल करेंगे तब ये कैनाल स्ट्रेट हो जाएगी. यानी कान को आपने यहाँ से पकड़ना है. जब आप एग्जामिनेशन कर रहे होंगे तो कान यहाँ से पकड़ के आपने अपवर्ड, बैकवर्ड, ये मूवमेंट याद रखनी है आपने. अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली. इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, बैकवर्ड पीछे की तरफ खींचेंगे और थोड़ा सा लेटरली. इस डायरेक्शन में जब कान को मूव करेंगे तो ये कैनाल स्ट्रेट होगी और आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को एक्चुअली देख सकेंगे. अच्छा, अब ये जो कैनाल है या जो meatus है, इट्स अबाउट 25 millimeters लॉन्ग. सो इट्स अ वेरी लॉन्ग ट्यूब ऑफ विच द मीडियल 2/3 और रफली अराउंड 16 millimeter इज बोनी पार्ट एंड द लेटरल पार्ट इज द कार्टिलेजिनस पार्ट. यहाँ डायग्राम में मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले भी ये कि जो कैनाल है या जो meatus है, इसका इनिशियल पार्ट जो है, दिस पार्ट इज एक्चुअली कार्टिलेजिनस यहाँ तक, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि बोन स्टार्ट हो रही है. सो द लेटरल पार्ट इज द बोनी पार्ट, द मीडियल पार्ट इज द बोनी पार्ट एंड द लेटरल पार्ट इज द कार्टिलेजिनस पार्ट. ओके, सो दैट्स. और कौन सी बोन है? टेम्पोरल बोन है. Now due to the obliquity of the tympanic membrane, the anterior wall and the floor are longer. unnecessary detail, इस पे फोकस करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, बट आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए. अभी थोड़ी देर में tympanic membrane की डिस्कशन करेंगे तो you should know कि tympanic membrane is lying in an oblique fashion. It is not lying straight like this. Okay, it is an oblique membrane और उसकी वजह से इसकी anterior और posterior जो लेंस हैं वो डिफरेंट होती हैं कैनाल की, बट दैट्स ओके, आई मीन नॉट अ बिग डील. द कैनाल इज ओवल इन सेक्शन. अगर इसका सेक्शन करें तो इट अपीयर्स ओवल. द ग्रेटेस्ट डायमीटर इज वर्टिकल at lateral end and anterior posterior at medial end. Again, unnecessary details. I don't recommend focusing on that. The bony part is narrower than the cartilaginous part. The narrowest point is the isthmus that lies 5 millimeter from the tympanic membrane. So मोटी मोटी बात यह है जो आपको समझनी है वो ये कि जो कैनाल है, द कैनाल हैज़ दिस बिट विच इज़ कार्टिलेजिनस बिट एंड देन दिस बिट विच इज़ द बोनी बिट. और बोनी बिट जो है इट इज़ अ लिटिल नैरोअर एज कम्पेयर्ड टू द कार्टिलेजिनस बिट. सो हेयर ऑल्सो दे हैव रिप्रेजेंटेड कि 16 millimeter ऑफ दिस इज रफली इन द बोन एंड 8 millimeter इज द लेटरल पार्ट विच इज़ द कार्टिलेजिनस. दैट इज नोन एज द इस्थमस एरिया जो है वो बेसिकली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से तकरीबन 5 millimeter का पहले का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड इस्थमस. समवेयर here it will be the isthmus. Okay, so isthmus is 5 millimeter from the tympanic membrane. तो ये आपको मेजर कार्डिनल फीचर्स पता होने चाहिए इस पूरी कैनाल के कि कार्टिलेजिनस पार्ट कौन सा है, बोनी पार्ट कौन सा है, किसकी लेंथ कितनी है. Okay, now bony part is formed by the tympanic plate of the temporal bone. So it is actually made by the temporal bone. This is what you should know, which is C-shaped in cross section. The posterior superior part of the plate is deficient. Well, this is too much detail, not important, but yes, the meatus is lined by thin skin firmly adherent to the periosteum. So all the way through under bone tuck there is a thin covering of skin, okay, all the way through, and it is actually attached to the periosteum. This is one of the very few examples in the body where skin is in that much close contact with the periosteum directly. Okay, and then the cartilaginous part is also C-shaped. Now ये C-shaped की वाहिद एक मैं आपको एनोलॉजी ये बताऊँ कि there are different parts of the body जहाँ C-shaped structure है. जैसे कि ट्रैकिया है, ट्रैकिया में हमने पढ़ा था there are C-shaped cartilages, यानी वो पूरा complete ring नहीं होता, इस तरह से एक तरफ से empty होता है. Okay, so that sort of thing is here. Not very high yield for examination purposes. Now the lining skin is adherent to the perichondrium. चूँकि ये इनिशियल पार्ट इज़ द कार्टिलेजिनस पार्ट, तो यहाँ पे स्किन पेरिकॉन्ड्रियम के साथ लगी होती है
और बोनी पार्ट में स्किन पेरियोस्टियम के साथ लगी होती है, बट द पॉइंट ये है कि स्किन बहुत टाइटली बाउंड होती है। अच्छा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्किन जब टाइटली बाउंड होती है तो इसका क्लिनिकल इम्प्लीकेशन ये है कि अगर इस एरिया में इन्फेक्शन हुआ, इफ़ देयर इज इन्फेक्शन इन एनी ऑफ द एरिया एक्सटर्नल ऑडिटरी मियारस में कहीं भी इन्फेक्शन हुआ तो एक्सपेंड होने के लिए जगह नहीं है, देयर इज़ नो स्पेस फॉर द एक्सपेंशन, और इसीलिए अगर एक छोटा सा बॉयल भी होगा सो इट विल बी वेरी वेरी पेनफुल। जहाँ पे एक्सपेंशन के लिए जगह नहीं होती, दैट इज़ अ वेरी पेनफुल एरिया. Okay, and now the cartilaginous part also contains a lot of wax glands and the ceruminous glands, also the synonymous word sebaceous gland, and these are the reason जो कान में से brown brown wax निकलता है उसका reason यही glands हैं जो cartilaginous part of the ear में होते हैं. Okay, and these ceruminous glands are nothing but the modified sweat glands. जैसे पूरी body में sweat glands होते हैं वैसे कान में these are the glands. Okay. Now the blood supply of external auditory canal, the outer part of the canal is supplied by the superficial temporal and posterior auricular arteries, and the inner part is supplied by the deep auricular branch of the maxillary. So maxillary artery is the word to remember. Lymphatics pass to preauricular as well as postauricular and also to the superficial cervical lymph nodes. Okay, nerve supply is skin lining the anterior half of the meatus is supplied by the auriculotemporal nerve, and that lining the posterior half is supplied by the auricular branch of the vagus nerve. So vagus is the buzzword. So simple stuff है यार. ये जो external auditory meatus है, this is all a convey passage. It's a transport passage for the sound waves from the exterior to the tympanic membrane. तो sound waves इस ट्यूब के जरिए आ जाती हैं tympanic membrane तक और फिर tympanic membrane अपना जादू शुरू करती है. So let us now discuss about tympanic membrane. Tympanic membrane is actually a thin translucent. So the word translucent basically means कि ये completely transparent भी नहीं है. This is not transparent. It is not completely opaque, but it is translucent. इसमें से कुछ कुछ दिखेगा, कुछ कुछ छुपेगा, type of thing. Okay, and it's actually a partition between the external acoustic meatus and the middle ear. So middle, ये पूरा जो external ear का apparatus है जिसमें external acoustic meatus है और middle ear, this is the middle ear here, इसके बीच में ये partition है. So this is kind of a dividing line between the external ear and the middle ear. Okay, it forms the lateral wall of the middle ear. Now this is easy to understand stuff. अगर मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि here we have the middle ear, this is the middle ear, तो ये medial part है क्योंकि ये अंदर की तरफ है. सो इस मिडल ईयर का जो लेटरल पार्ट है उसकी वॉल कौन बना रहा है? लेटरल वॉल इज फॉर्म बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. सो द लेटरल वॉल ऑफ द मिडल ईयर इज फॉर्म बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देखो, समझो. राइट. Now the tympanic membrane is oval in shape, measuring about 9 into 10 millimeters. ये इसकी dimension है. It is placed obliquely at an angle of about 55 degrees. That's an important point. बार बार इस पे फोकस किया जा रहा है. So that is placed obliquely. तो अगर external auditory canal के साथ इसका एंगल देखें, so this is roughly about 55 degrees, जिस पे ये tilt होती है. Okay. Now it faces downward, forward, and laterally. You can see here it is facing downward, forward, and laterally. So this is downward and forward tilting. Now the membrane has an outer surface and an inner surface. Again, easy stuff to understand. ये आपको यहाँ भी किसी भी डायग्राम पे समझ में आ जाएगा कि इस मेम्ब्रेन का एक इस तरफ सरफेस है, दिस इज कॉल्ड द आउटर सरफेस, और एक सरफेस इस तरफ है जो इनर सरफेस कहलाएगा. आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि जो इनर सरफेस है, इफ आई इनलार्ज दिस, यू सी द इनर सरफेस इज कॉन्वेक्स, द आउटर सरफेस इज कॉनकेव. सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, और अभी इसका जिक्र मेरा ख्याल है ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे आएगा. द इनर सरफेस, द आउटर सरफेस इज कॉनकेव. या तो ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि द आउटर सरफेस इज कॉनकेव एंड द इनर सरफेस इज एक्चुअली कॉन्वेक्स सरफेस. ओके. It provides attachment to the handle of malleus. It's a bone in the inner ear which extends up to the center. The inner surface is convex. The point of maximum convexity lies at the tip of the handle of the malleus. This is called the umbo. Now, if you look at this diagram again, let me rub this so that it becomes a little more clear. I'll enlarge it. So, look here, this is the tympanic membrane. ये इसकी outer surface है, so this is concave surface. This is the inner surface, is the convex surface. And you see यहाँ पे ये वाला जो point है, यहाँ पे convexity सबसे ज़्यादा है. यहाँ actually malleus bone जो है उसका handle attach होता है. इस point को नाम दिया जाता है umbo. UMBO. Okay, आपको इस diagram में भी दिखा देता हूँ. यहाँ पे you see, let me further enlarge this. So this is the
tympanic membrane. ये इसका concave part आप देख रहे हैं. This is the concave part, and the beauty of three-dimensional system is that you can turn it any way and you can see all the anatomy beautifully. So this is the external part because it is facing towards the canal, and this is concave. Okay, और back side से अगर आप देखें, so this is convex. और ये convexity जो है सबसे ज़्यादा pronounced होती है जिस जगह पर, that is the umbo, और इस umbel पे handle of malleus attach होता है. This is the malleus bone, और ये malleus का handle आकर के tympanic membrane के ऊपर attach हो रहा है, जिस जगह पे attach हो रहा है. This is called umbo. Okay, so all clear up till now, no confusions. Now this membrane is thickened at its circumference, which is fixed to the tympanic sulcus of the temporal bone. So actually bone के अंदर एक पूरा fissure type का एक fixing die socket type की चीज़ होती है जिसमें ये पूरा fit होता है. That is called the tympanic sulcus, जिसमें tympanic membrane fit होती है. Superiorly the sulcus is deficient. Here the membrane is attached to the tympanic notch. From the ends of the notch, two bends of the anterior and posterior malleolar folds are there, and उनके बीच में जो area होता है that is called pars flexa. अब ये मैं आपको समझा देता हूँ. Let's look at this diagram. So here we are looking at the surface of the tympanic membrane, और ये ऊपर एक जगह पर towards the superior part you see बाकी सारे tympanic membrane का structure different है, इसका structure different है because यहाँ पे there is devoid of the thickening which is present at the peripheral side of the whole tympanic membrane. पूरी tympanic membrane की जो peripheral side होती है it's a little thickened, लेकिन superior वाला ये वाला part thickened नहीं होता. इसमें actually दो folds निकलते हैं यूँ, these are called malleolar folds, और उनके बीच में जो tympanic membrane है this part is known as pars flaccida. बाकी जितनी भी tympanic membrane है it is very tense because उसके अंदर बाकायदा radiating fibrous fibers होते हैं जो इसको, जैसे wheel होता है यार, wheel में कैसे spokes निकले होते हैं पूरे wheel को strength देते हैं, बिल्कुल इसी तरह tympanic membrane में ये जो fibers हैं ये पूरी tympanic membrane को बहुत tough कर देते हैं, and this part is therefore called this is pars tensa of the tympanic membrane. So the tympanic membrane has two parts, pars tensa which is tightly stretched part and pars flaccida which is between the malleolar fold. This is flexible part, और ये जो flexible part है इसकी importance ये है कि it can easily rupture as compared to the pars tensa. तो अगर कोई infection वगैरह है so this is the weak part of the tympanic membrane. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें clear हो गई. Now the membrane is held tense by the inward pull of tensor tympani muscle. So there is a muscle which is actually pulling the tympanic membrane towards inside, and this muscle is called tensor tympani, which is inserted into the upper end of the handle of malleus. Now let me see कि अगर यहाँ किसी diagram में मुझे दिख जाए वो muscle, नहीं दिख रहा. Anyways यहाँ पर भी नहीं दिख रहा, but try to understand this. This is the tympanic membrane, this is the handle of the malleus. इस handle of malleus पर ये muscle attach होता है जो इसको खींच के रखता है और इस तरफ से convex करे रखता है. ठीक है, so इसको tense रखने में जिस muscle का main role है, that muscle is tensor tympani muscle. Okay, which is attaching to the handle of malleus, और handle of malleus जो है in turn attach होता है किसके साथ, tympanic membrane के साथ. So here is the handle of malleus, और इस handle of malleus पर attach होता है muscle, tensor tympani muscle. Now the tympanic membrane की composition क्या है? It is composed of basically few layers, 3 in number actually. There is an outer layer which is called cuticular layer. It is a covering of skin, therefore it is called cuticular. Then there is a middle fibrous layer made up of superficial radiating fibers and deep circular fibers. These are the fibers which actually make it very tense. These fibers are not present in this part. Pars flaccida में ये fibers नहीं होते, यहाँ सिर्फ fibrous tissue के बजाय fatty tissue होता है. So there is only fatty tissue. Therefore this is not very tense. Therefore this is not very strong. Therefore it is easily ruptured. Okay, तो outer layer, cuticle layer, middle layer, fibrous layer, and then there is an inner layer which is lined by ciliated columnar epithelium. तो अगर ये diagram मैं आपको दिखाऊं, so look at this diagram. This is a section. ये सारी जाहिर है bone है और ये tympanic membrane है. So if you look here, there is an outer layer, और ये वाला सारा part जो होगा ये क्या होगा? This is all the external auditory canal, और यहाँ कहीं let me rub this ताकि मैं, ओहो रबड़ नहीं आया हाथ में, let me rub this all. तो ये वाला जो पार्ट है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और यहाँ पे पिना होगा. सो दैट्स द ओरिएंटेशन टू दिस डायग्राम कि साउंड वेव्स यहाँ आई, यहाँ से ट्रैवल करी, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है. तो टिम्पैनिक, और ये देखें 55 डिग्रीज के एंगल पर है. सो इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का वो पार्ट जो एक्सटर्नल एयर की तरफ है, यानी ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड द क्यूटिकुलर, आउटर क्यूटिकुलर पार्ट. देन देयर इज अ मिडल पार्ट विच इज द फाइब्रस
part, and this fibrous part is because of these fibers it is very tense apart from this small area which is called pars flaccida. और फिर सबसे inner part है which is made up of actually these cells, और ये जो mucus cell lining है this is ciliated columnar epithelium. Okay, और ये वाला पार्ट जो एक्सटर्नल साइड पे है इट इज कॉनकेव, अंदर वाला पार्ट इज कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स भी सबसे ज्यादा जो कॉन्वेक्स पार्ट है दिस इज कॉल्ड उम्बो, और यहाँ पे हैंडल ऑफ मेलियस अटैच होगा. ओके, ये सारे फीचर्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. अनदर व्यू ऑफ द डायग्राम आप देख रहे हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. मुझे ये बताओ ये हम अंदर से देख रहे हैं या बाहर से देख रहे हैं, यानी वी आर लुकिंग एट द इनर सरफेस और द आउटर सरफेस. दिस इज द इनर सरफेस. कैसे पता लगा मुझे? क्योंकि आउटर सरफेस पे ये बोन्स नहीं होती भाई, आउटर सरफेस पे ये नर्व नहीं होती, आउटर सरफेस सिर्फ ऐसी होती है जस्ट लाइक दिस. यू सी दिस इज द आउटर सरफेस, यू डोंट सी. इफ यू सी द बोन इज अटैच्ड टू द इनर सरफेस. आउटर सरफेस इज सिंपली outlined by the layer of skin. Okay, so since I am seeing the bones here, this is the inner surface, और inner surface पे ये जो dotted this is pars flaccida, और ये वाली bone malleus है, ये handle of malleus है, ये umbo होगा. अच्छा, पार्स फ्लैक्सिडा की एक इंपॉर्टेंट बात और भी है. पार्स फ्लैक्सिडा के बैक साइड से यानी इनर सरफेस से ये दिस कॉर्डा टिम्पेनाई इज पासिंग. देयरफॉर इफ यू आर डूइंग सो, इस डायग्राम में देखें फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ कॉर्डा टिम्पेनाई नहीं बनाया हुआ, बट यू शुड बी अवेयर कि यहाँ से कॉर्डा टिम्पेनाई गुजर रहा है. सो अगर कभी भी कोई इंटरवेंशन करना है विद द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, प्लीज बी केयरफुल वाइल यू आर डीलिंग विद द पार्स फ्लैक्सिडा पोर्शन, क्योंकि इसके बिल्कुल पीछे कॉर्डा टिम्पेनाई, इसको डैमेज कर दिया तो हो गई कहानी खराब. ठीक है, नर्व को हाथ लगाना अच्छी बात नहीं है. Now the blood supply of the tympanic तो बात समझ में आ गई सारी. tympanic membrane क्या चीज़ है भाई? tympanic membrane is a membrane, it's actually a fibrous membrane which is the dividing separating line between the external air and the middle air. sound waves आकर के इस पे hit करती हैं. it is concave on the external side, convex on the inner side. जो most convex area है this is called umbo. it is attached with the handle of malleus, और एक एंगल पर है ये, और this is all. इसकी 3 layers हैं. outer layer is the skin cuticular layer, middle is the fibrous, and then there is internal lining with the mucous membrane which is the ciliated type of mucus lining. Okay, right, ciliated columnar. Now blood supply, outer surface is supplied by the maxillary key branches, inner surface is also supplied by the maxillary key branches. Venous drainage is into the external jugular vein from the outer surface, and from the inner surface it goes into the transverse sinus and into the venous plexus around the auditory tube. या मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी. There are some sinuses there that we will study when we study the temporal bone, but the outer part has a different venous drainage, inner part has a different venous drainage. Outer part has a different blood supply, inner part has a different blood supply. Lymphatic drainage goes into preauricular and retropharyngeal, not the postauricular group of lymph node, not in there. Okay, नर्व सप्लाई अगेन आउटर साइड की नर्व सप्लाई अलग है, इनर साइड की नर्व सप्लाई अलग है. सो द आउटर साइड इज सप्लाइड बाय द ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, द पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट by the auricular branch of the vagus. This is supplied, the inner part is supplied by the tympanic branch of the glossopharyngeal through the tympanic plexus. Different nerve supplies. Okay, so that's basically all about the external air. So external air में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की? External air में we have discussed this structure which is the pinna. External air में we have discussed this structure which is called the auditory canal or the meatus, and then we discussed also the tympanic membrane. Okay, so that's all about the external air. कुछ clinical stuff है वो discuss कर लेते हैं, फिर ये video end करेंगे. Now, as already stated, for examination of the meatus, what you have to do is pull the auricle in upward, backward and lateral direction. But if you are dealing with an infant, तो infant में direction opposite है, because infant के अंदर there is only cartilaginous part और कुछ part of the external auditory canal अभी develop कर रहा होता है. So you basically बच्चे का जो कान है, इन्फेंट का कान, उसको आप यू पिंच इट डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स. और ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है ये स्ट्रेट हो जाए एंड यू कैन एक्चुअली लुक एट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इसमें कोई किसी तरह की इन्फ्लेमेशन या पस वगैरह तो नहीं नजर आ रहा. ओके, देन बॉयल्स एंड अदर इन्फेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus
cause a little swelling but extremely painful। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर इस पूरे एरिया में ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस है, इस पूरे एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस के अंदर कहीं पर भी अगर छोटा सा भी दाना निकलता है, बॉयल निकलता है, बिकॉज स्किन यहाँ पे टाइटली बाउंड है, इट विल बी एक्सट्रीमली पेनफुल। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल स्टफ। ओके, नाउ इरिटेशन ऑफ द ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस in the external air by air wax or syringing may reflexly produce persistent cough which is known as cough vomiting भी हो सकती है, even death due to sudden cardiac inhibition। क्योंकि देखें यहाँ पे you are dealing with the vagus nerve, so vagus nerve कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, उन सब जगहों पे कोई ना कोई मसला हो सकता है। in some cases so severe inhibition of cardiac supply has been reported कि death भी हुई है, well it's very very rare। okay, now accumulation of wax in the external acoustic meatus is often a source of excessive itching। कान में मैल जमा हो जाना जिसको कहते हैं ना यार, इसीलिए रूटीनली कान साफ करना चाहिए। सही है। फॉरेन बॉडीज कैन बी इजीली इंपैक्टेड, कोई ग्रेन या सीड कोई भी चीज, या इवन कीड़े वगैरह भी बाजू कान में जाके फिट हो जाते हैं तो दैट इज फॉरेन बॉडी। ओके, नाउ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एयर इन हर्पीस ज़ोस्टर, दैट्स अ वायरल इन्फेक्शन of the geniculate ganglion, depends on the connection between the auricular branch of the vagus and the facial nerve within the petrosal bone, because they are all connected there. Viral infection can spread through all those nervous connections. Small pieces of skin from the lobule of the pinna are commonly used for demonstration of leprobacilli to confirm the diagnosis of leprosy। थोड़ी सी skin pinch करके leprosy के लिए check करते हैं। Pinna is used as a grafting material, okay, that is good to know, but I mean this is now there are more synthetic stuff available। okay, ये उस जमाने की बात है जब वो available नहीं हुआ करते थे। Hair और pinna in male represents Y-link inheritance। You have seen बहुत सारे लोगों के कान पर बाल होते हैं, मुझे बताइए कमेंट्स में, आपके कान पे तो नहीं है कहीं? अगर हैं so you are a male and it's a Y trait। okay, now a good number of air traits follow the Mendelian inheritance। कान की बहुत सारी शेप्स होती हैं। बाज़ लोगों के आप लॉब्यूल देखेंगे तो ऐसे अलग से लॉब्यूल होते हैं, इस तरह से अलग हैंगिंग लॉब्यूल। बाज़ लोगों के फेस के साथ बिल्कुल ज्वाइंट होते हैं। डजेंट रियली मैटर यार, अलग अलग लोगों के अलग अलग फेशियल फीचर्स हैं, डजेंट रियली मैटर। नाउ इन्फेक्शन ऑफ द इलास्टिक कार्टिलेज में कॉज पेरिकॉन्ड्राइटिस एंड दिस इज सीरियस, बिकॉज अगर पेरिकॉन्ड्रियल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि कार्टिलेज डैमेज हो गया तो दैट कैन नॉट बी रीजनरेटेड। कान की जो ब्यूटीफुल शेप है वो ख़राब हो जाएगी। ओके, नाउ ब्लीडिंग विद इन द ऑरिकल, दैट इज समथिंग सीरियस। अगर बार बार ब्लीडिंग हो रही है, बॉक्सर्स में पर्टिकुलरली बॉक्सिंग कर रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, बार बार ब्लीडिंग इतनी भी हो सकती है कि वो पूरा एक्चुअली हेमाटोमा बन जाता है और उस हेमाटोमा के अंदर कैनलाइजेशन, रिकैनलाइजेशन, कान का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। अ टर्मिनोलॉजी दैट वी यूज इज द कॉलीफ्लावर एयर, कॉमनली सीन इन रेसलर्स, क्योंकि रेसलिंग में कान के नीचे रख रख के मुक्के लगा रहे होते हैं, है ना। Now, tympanic membrane is divided into the upper part, which is the pars flaccida, इसकी बात हम कर चुके हैं already। और when the tympanic membrane is illuminated, यानी कान की जब इस तरह examination करते हैं, लाइट मारते हैं अंदर देखने के लिए, when it is illuminated for examination, the concavity of the membrane produces a cone of light, and that cone of light के थ्रू आप देख भी सकते हैं कि टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू जो स्ट्रक्चर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। समटाइम्स यू कैन सी दैट वेरी क्लियरली थ्रू द मेम्ब्रेन, यू कैन एक्चुअली अप्रिशिएट द हैंडल ऑफ द मेलियस नज़र आता है, एंड ऑल्सो द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द इनकस। ठीक है, तो ये कोन ऑफ लाइट वाली बात बेसिकली सिर्फ एग्जामिनेशन पर्पस के लिए है कि जब आप टेम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखते हैं तो चूंकि कॉन्केव है ना, जब भी कोई चीज़ कॉन्केव होगी, लाइट उस पर पड़ेगी तो वो बैंड होगी और एक कोन ऑफ लाइट बनाएगी इस तरह से। सो दैट इज समथिंग दैट नॉर्मल फिजिक्स है। कॉन्केव लेंसेज पर जब लाइट पड़ती हैं तो वो मर्ज होती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो इस तरह का यू सी अ कोन ऑफ लाइट। ओके, नो बिग डील। ये मैं देख रहा था यार, उस वक्त नहीं मिल रहा था। सो हियर वी हैव द tympanic membrane, दिस इज द मेलियस, दिस इज द हैंडल ऑफ द मेलियस, एंड दैट मसल इज द टेंसर tympanic muscle which is actually attached to the handle of मेलियस, और ये पूरी tympanic membrane को टाइट करके रखता है। ठीक है, बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इनर ईयर में पड़ेंगे। नाउ द membrane is sometimes incised to drain pus in the middle ear। अगर ओटाइटिस मीडिया है, मिडिल ईयर में सीरियस इन्फेक्शन है, तो एक्चुअली मैरिंगोटमी करते हैं। मैरिंगोटमी मतलब ये कि अब देखो ना यार, ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ये बात समझ में आने वाली है कि इफ़ आई गो बैक टू दिस डायग्राम अगेन फॉर एग्जांपल, लेट मी रब दिस ऑल। तो अगर मिडिल ईयर में इन्फेक्शन है, यहाँ पे पस पड़ा हुआ है ना बहुत सारा, तो व्हाट यू डू इज यू कट इट। tympanic membrane को थोड़ा सा काटेंगे तो ये सारा पस निकल आएगा। This procedure is called myringotomy। Myringotomy is sometimes important to drain pus from the middle ear, but you have to be careful कि आप pars flaccida को डैमेज ना कर दें, क्योंकि pars flaccida को डैमेज करेंगे तो आपकी nerves डैमेज हो सकती हैं। So if the incision has to be given, you have to remember that there is a chorda tympani passing through the pars flaxa, तो आप वहाँ पे कट नहीं देंगे। Okay,
Alright, so if the nerve is injured, taste from most of the anterior two-third of the tongue is not perceived. आप ये चाहते हैं कि आप ओटाइटिस मीडिया के ट्रीटमेंट के चक्कर में मज़े मज़े के खानों का टेस्ट न ले सकें. अगर आप ये चाहते हैं तो think about chorda tympani, think about pars flaccida. Okay, so that's all about external ear. अगली वीडियो बनाऊंगा मिडल ईयर पे, उससे अगली वीडियो इंटरनल ईयर पे. आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी. अगर अच्छी लगी तो शेयर कर दो यार, चैनल सब्सक्राइब करो. आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.